नमस्कार, क्लासिक्स अड्डा में आप सभी का स्वागत है। क्लासिक अड्डा में तीसरी कहानी के रूप में आपने सुना रविन्द्रनाथ टैगोर जी की लिखी हुई बहुत ही प्रसिद्ध कहानी काबुलीवाला के पहले भाग को। आज मैं इस कहानी के दूसरे और आखिरी भाग के साथ आप लोगों के सामने हूँ, तो बिना कोई देरी किए कहानी शुरू करते हैं। रहमत उस झूठे बेईमान आदमी के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के अपशब्द सुना रहा था। इतने में काबुल वाला, ओ काबुल वाला पुकारती हुई मिनी घर से निकल आई। रहमत का चेहरा क्षण भर में कौतुक हास्य से चमक उठा। उसके कंधे पर आज झोली नहीं थी, अतः झोली के बारे में दोनों मित्रों की अभ्यस्त आलोचना न चल सकी। मिनी ने आते के साथ ही उससे पूछा, तुम ससुराल जाओगे? रहमत ने प्रफुल्लित मन से कहा, हाँ वहीं तो जा रहा हूँ। रहमत ताड़ गया कि उसका यह जवाब मिनी के चेहरे पर हंसी न ला सकेगा, और तब उसने हाथ दिखाकर कहा, ससुर को मारता, पर क्या करूं, हाथ बंधे हुए हैं। छुरा चलाने के जुर्म में रहमत को कई वर्ष का कारावास मिला। रहमत का ध्यान धीरे धीरे मन से बिल्कुल उतर गया। हम लोग अब अपने घर में बैठकर सदा के अभ्यस्त होने के कारण नित्य के काम धंधों में उलझे हुए दिन बिता रहे थे। तभी एक स्वाधीन पर्वतों पर घूमने वाला इंसान कारागार की प्राचीरों के अंदर कैसे वर्ष भर वर्ष काट रहा होगा, यह बात हमारे मन में कभी उठी ही नहीं। और चंचल मिनी, उसका आचरण तो और भी अब लज्जाप्रद था। यह बात उसके पिता को भी माननी पड़ेगी। उसने सहज ही अपने पुराने मित्र को भूलकर पहले तो नबी सईस के साथ मित्रता जोड़ी, फिर क्रमशः जैसे जैसे उसकी वयोवृद्धि होने लगी वैसे वैसे उसके सखा बदले। एक के बाद एक उसकी सखियां जुटने लगीं। और तो क्या, अगर अब वह अपने बाबूजी के लिखने के कमरे में भी दिखाई नहीं देती। मेरा तो एक तरह से उसके साथ नाता ही टूट गया है। कितने ही वर्ष बीत गए। वर्षों बाद आज फिर शरद ऋतु आई है। मिनी की सगाई की बात पक्की हो गई है। पूजा की छुट्टियों में उसका विवाह हो जाएगा। कैलाश वासनी के साथ साथ अब की बार हमारे घर की आनंदमयी मिनी भी माँ बाप के घर में अंधेरा करके हमेशा के लिए ससुराल चली जाएगी। सवेरे दिवाकर यानी कि सूरज महाराज बड़ी सज धज के साथ निकले। वर्षों के बाद शरद ऋतु की यह नई धवल धूप सोने में सुहागे का काम दे रही है। कलकत्ते की सकरी गलियों से परस्पर सटे हुए पुराने ईंट झर गंदे घरों के ऊपर भी इस धूप की आभा ने एक अनोखा सौंदर्य बिखेर दिया है। हमारे घर पर दिवाकर के आगमन से पूर्व ही शहनाई बज रही है। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे यह मेरे हृदय की धड़कनों में से रो रो कर बज रही हो। उसकी करुण भैरवी रागनी मानो मेरी विच्छेद पीड़ा को जाड़े की धूप के साथ सारे ब्रह्मांड में फैला रही है। आज मेरी मिनी का विवाह जो है, सवेरे से घर बवंडर बना हुआ है। हर समय आने जाने वालों का तांता बंधा हुआ है। आंगन में बांसों का मंडप सजाया जा रहा है। हर एक कमरे और बरामदे में झाड़ फानूस लटकाए जा रहे हैं और उनकी टक टक की आवाज़ मेरे कमरे में आ रही है। चलो रे, जल्दी करो, इधर आओ। इन शब्दों की तो कोई गिनती ही नहीं है। मैं अपने पढ़ने लिखने के कमरे में बैठा हुआ हिसाब लिख रहा था। इतने में रहमत आया और अभिवादन करके खड़ा हो गया। पहले तो मैं उसे पहचान न सका। अब उसके पास न तो झोली थी और न ही पहले जैसे लंबे लंबे बाल, और न ही चेहरे पर पहले जैसी दिव्य ज्योति ही थी। अंत में उसकी मुस्कान देखकर पहचान सका कि वह रहमत है। मैंने पूछा, क्यों रहमत, कब आए? उसने कहा, कल शाम को जेल से छूटा हूँ। ये शब्द सुनते ही उसके शब्द मेरे कानों में खट से बज उठे। किसी खूनी को मैंने कभी आंखों से नहीं देखा था। उसे देखकर मेरा सारा मन एकाएक सिकुड़ सा गया। मेरी यही इच्छा होने लगी कि आज के शुभ दिन में वह इंसान यहाँ से टल जाए तो ही अच्छा है। मैंने उससे कहा, आज हमारे घर में कुछ आवश्यक काम है, तो आज मैं उसमें लगा हुआ हूँ। आज तुम जाओ, फिर आना। मेरी बात सुनकर वह उसी क्षण जाने को तैयार हो गया, पर द्वार के पास आकर कुछ इधर उधर देखकर बोला, क्या बच्ची को मैं तनिक भी नहीं देख सकता? शायद उसे यही विश्वास था कि मिनी अब तक वैसी ही बच्ची बनी है। उसने सोचा हो कि मिनी अब भी पहले की तरह काबुल वाला, ओ काबुल वाला पुकारती हुई दौड़ी चली आएगी। उन दोनों के पहले हास परिहास में किसी प्रकार की रुकावट न होगी।
यहाँ तक कि पहले की मित्रता की याद करके वह एक पेटी अंगूर और एक कागज़ में छोटे के दोने में थोड़ी सी किशमिश और बादाम शायद अपने देश के किसी आदमी से मांग मांग कर लेता हुआ आया था। उसकी पहले की मैली कुचैली झोली आज उसके पास ना थी। मैंने कहा, आज घर में बहुत काम है, सो किसी से भेंट ना हो सकेगी। मेरा उत्तर सुनकर वह कुछ उदास सा हो गया। उसी मुद्रा में उसने एक बार मेरे मुख की ओर स्थिर दृष्टि से देखा, फिर अभिवादन करके दरवाजे के बाहर निकल गया। मेरे हृदय में जाने कैसी एक वेदना सी उठी। मैं सोच ही रहा था कि उसे बुलाऊं, इतने में देखा तो वह स्वयं ही आ रहा है। वह पास आकर बोला, ये अंगूर और कुछ किशमिश बादाम बच्ची के लिए लाया था, उसको दे दीजिएगा। मैं उसके हाथ से सामान लेकर पैसे देने चाहे, लेकिन उसने मेरे हाथ को थामते हुए कहा, आपकी बहुत मेहरबानी है बाबू साहब, हमेशा याद रहेगी, पीसा रहने दीजिए। तनिक रुककर फिर बोला, बाबू साहब, आपकी जैसी मेरी भी देश में एक बच्ची है, मैं उसकी याद कर कर आपकी बच्ची के लिए थोड़ी सी मेवा हाथ में ले आया करता हूँ, मैं यह सौदा बेचने नहीं आता। कहते हुए उसने ढीले ढाले कुर्ते के अंदर से हाथ डालकर छाती के पास एक बड़ा मैला कुचैला मुड़ा हुआ कागज का टुकड़ा निकाला और बड़े जतन से उसकी चारों तहें खोलकर उसने दोनों हाथों में फैलाकर मेरी मेज पर रख दिया। देखा कि कागज के उस टुकड़े पर एक नन्हे से हाथ के छोटे से पंजे की छाप है। फोटो नहीं, कोई तैल चित्र नहीं, हाथ में थोड़ी सी कालिख लगाकर कागज के ऊपर उसी का निशान ले लिया गया है। अपनी बेटी के इस स्मृति पत्र को छाती से लगाकर रहमत हर वर्ष कलकत्ता के गली कूचों में सौदा बेचने के लिए आता है, और तब वह कालिख चित्र मानो उसकी बच्ची के हाथ का कोमल स्पर्श उसके बिछड़े हुए विशाल वक्षस्थल में अमृत उड़ेलता रहता है। देखकर मेरी आंखें भर आईं और फिर मैं इस बात को बिल्कुल ही भूल गया कि वह एक मामूली काबुली मेवा वाला है, मैं एक उच्च वंश का रईस हूँ। तब मुझे ऐसा लगने लगा कि जो वह है वही मैं भी हूँ, वह भी एक बाप है और मैं भी एक बाप हूँ। उसकी पर्वतवासिनी छोटी बच्ची की निशानी मेरी ही मिनी की याद दिलाती है। मैंने तत्काल मिनी को बाहर बुलवाया। हालांकि इस पर अंदर घर में आपत्ति की गई, पर मैंने उस पर ध्यान ही नहीं दिया। विवाह के वस्त्रों और अलंकारों में लिपटी हुई बेचारी मिनी मारे लज्जा के सिकुड़ी हुई सी मेरे पास आकर खड़ी हो गई। उस अवस्था में देखकर रहमत काबुली वाला पहले तो शक पका गया। उससे पहले जैसे बातचीत ही करते ना बना। बाद में हंसते हुए बोला, लल्ली, सास के घर जा रही क्या? मिनी अब सास का अर्थ समझने लगी थी, अतः अब उससे पहले की तरह उत्तर न देते बना। रहमत की बात सुनकर मारे लज्जा के उसके कपोल लाल हो गए। उसने मुंह फेर लिया। मुझे उस दिन की याद आ गई जब रहमत के साथ मिनी का प्रथम परिचय हुआ था। मन में एक पीड़ा की लहर दौड़ गई। मिनी के चले जाने के बाद एक गहरी सांस लेकर रहमत फर्श पर बैठ गया। शायद उसकी समझ में यह बात एकाएक साफ हो गई कि उसकी बेटी भी इतने दिनों में बड़ी हो गई होगी और उसे उसके साथ भी अब फिर से जान पहचान करनी पड़ेगी। संभवतः वह उसे पहले जैसी नहीं पा सकेगा। इन 8 वर्षों में उसके साथ क्या हुआ होगा, कौन जाने। सवेरे के समय शरद की स्निग्ध किरणों के साथ शहनाई बजने लगी और रहमत कलकत्ता की एक गली के भीतर बैठा हुआ अफगानिस्तान के मेरू पर्वत का दृश्य देखने लगा। मैंने एक नोट निकालकर उसके हाथ में दिया और कहा, रहमत, तुम देश चले जाओ अपनी लड़की के पास। तुम दोनों के मिलन सुख से मेरी मिनी सुख पाएगी। रहमत को रुपए देने के बाद विवाह के हिसाब में मुझे उत्सव समारोह के 2-1 अंग छाँट कर काट देने पड़े। जैसी मन में थी वैसी रोशनी नहीं करा सका। अंग्रेजी बाजा भी नहीं आ सका। घर में औरतें बिगड़ने लगीं। सब कुछ हुआ, फिर भी मेरा विचार है कि आज एक अपूर्व ज्योत्सना से हमारा शुभ समारोह उज्जवल हो उठा है। वहाँ रहमत खुश रहेगा, यहाँ मेरी मिनी खुश रहेगी। दोस्तों, ये था कहानी काबुलीवाला का दूसरा और आखिरी भाग। आप लोग प्लीज़ कहानी को सुने और दोनों भागों को सुनकर मुझे कमेंट में बताएं आपको कहानी कैसी लगी। साथ में ये बताएं कि आपको अगली कहानी कौन सी सुननी है। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।
कृपया मेरे चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे कि आप हिंदी के राइटर्स, उनके लेखकों को बढ़ावा दे सकें और उनकी रचनाओं को सुन सकें, जो शायद ही हमें पढ़ने को कभी मिले। मैं आप